तो चलो मैं आपके डाउट बताता हूँ। वेक्टर का है, एक्सरसाइज 1 का डाउट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कह रहा है कि वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, 1, -1 टू वेक्टर्स बी और टू बी इज 2, -3, 4। कह रहा पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, ये ए है ये बी है, ए से बी की तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर बताइए। मतलब ए से बी की तरफ पॉइंट करें तो इस वेक्टर को अगर आप आर लिखते हैं तो आर वेक्टर होगा, कोऑर्डिनेट को आपस में घटाएंगे, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ घटाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के साथ घटाएंगे, जेड कोऑर्डिनेट को जेड के साथ घटाएंगे। और एक्स को जब एक्स से घटाएंगे तो आई कैप लिखेंगे, वाई को जब वाई से घटाएंगे जे कैप लिखेंगे, और जेड को जब जेड से घटाएंगे के कैप लिखेंगे। जैसे 2 से 1 घटाइए तो क्या आएगा, आई कैप। 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा ना, तो 1 आई कैप, 1 आई कैप। और -3 से 1 घटाइए तो आएगा -4, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट है तो जे कैप। ये 4 है, ये -1 है, तो 4 से -1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब जेड कोऑर्डिनेट है तो के कैप लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया कितना, आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड दिस वन इज आंसर्स। तो जब भी वेक्टर पूछे कि इससे ये बताइए तो आप कोऑर्डिनेट को ऐसे घटा देंगे, ठीक है। और x को घटाएंगे तो i के साथ जोड़ेंगे, और जब y को घटाएंगे तो j के साथ, और जब z को घटाएंगे तो k के साथ, ठीक है। 4 पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द टू वेक्टर ए एंड बी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, ठीक है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी आर मैक्सिमम देन एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर इज। तो कह रहा है कि मान लीजिए वेक्टर ए आर है, ये ए प्लस बी है, कोई पूछे कि ए प्लस बी का सम मैक्सिमम है तो थीटा कितना होगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए प्लस बी है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, आर की मैक्सिमम वैल्यू वो ए प्लस बी होती है, और ये किस थीटा पर अटेंड करता है, 0 डिग्री पर अटेंड करता है, तो आंसर 0 डिग्री। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे देखो, आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर a और b कांस्टेंट है तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos थीटा की मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब उतनी होती है, 1, क्योंकि cos -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये इंप्लाइज कर रहा है कि थीटा क्या आना चाहिए, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बता दिया। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इज यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि अगर यूनिट वेक्टर है, ए कैप है, तो इस सी की वैल्यू बताइए। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर कर दीजिए। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर। समझ रहे ना, आर बराबर क्या होगा, आर की वैल्यू होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी इस यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लीजिए, √ आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट बराबर किसका होगा, 1 के। अब स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दीजिए, आ गया सी की वैल्यू। तो ये एक्सरसाइज 1 के डाउट्स में। अगला आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 का भी, और 23 का भी है A×B। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। और 24 का भी आपने पूछा है, इसमें भी क्या है, A×B का मॉड बताना है, जो कि मैं अभी तक पढ़ाया नहीं है। जब क्रॉस पर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2 पे, 6 नहीं 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
4 में कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड 2j कैप प्लस 2 कैप देन थीटा इज, कह रहा है एक वेक्टर है, सपोज करो ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप और एक वेक्टर बी है 2j कैप प्लस 2k कैप, तो पूछ रहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा बताइए। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप याद हो कि कॉस थीटा निकालने के लिए मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप कर देंगे, कॉस थीटा में थीटा सॉल्व कर जाएगा। तो इसके लिए पहले ए कैप निकालना पड़ेगा, तो ए कैप यहाँ से कितना आएगा, ए कैप आएगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 के बराबर होगा। कैसे, आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज √2। तो √2 आ गया, √2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यहाँ से b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा 2√2 आएगा जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ से b कैप की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 2√2, मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया। अब a कैप डॉट b कैप करना है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करिए। अच्छा, i को i से मिलाते हैं ना, तो इसमें i कोफिशिएंट का क्या लिखेंगे, 0 i कैप, तो इसमें k कोफिशिएंट नहीं है तो 0 k कैप लिख लीजिए। तो इस i से इस i को मैच करेंगे तो 0 आएगा, मिलाएंगे तो, और j को j से तो क्या बनेगा 2, और k को k से तो क्या बनेगा 0 डिवाइड बाई ये वाला आपस में फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और √2 इंटू √2 2 होता है ना, तो 2 तो हो गया 2/4, इट इज 1/2। यहाँ से cos का 1/2 है, देन व्हाट इज थीटा, थीटा इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज द π/3 डिग्री, π/3 रेडियन। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर्स b बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। कह रहा है इस ए का प्रोडक्शन भी बताइए। पहली बात, कैसे क्वेश्चन मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, जब आपको मैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले कॉपी उठाकर देखिए कि आपने उस थ्योरी को देखा है, अगर देखा है तो फिर प्रोजेक्शन निकालना भी बहुत ही ईजी होगा। बताता हूँ, मैंने बताया था, कह रहा है ए का प्रोजेक्शन बी पे बताइए। मतलब आपको क्या निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, इसका मतलब क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप बनेगा। ए का प्रोजेक्शन बी पे ए डॉट बी कैप होता है, और बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा, बी डॉट ए कैप होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार कॉपी उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर को यहाँ रखो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी डॉट बी कैप से ना, बी कैप तो बी वेक्टर ए है, तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो आई कैप आई के साथ, तो क्या बनेगा 2, और माइनस 2 इसके साथ तो -6, और ये 2 इसके साथ तो 6 बनेगा, एंड डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 1 यहाँ से आएगा 4, ये आएगा 1, ये आएगा 9, तो 9 10 14, ठीक है, आएगा √14, तो बन जाएगा 2/√14 एंड दिस इज द प्रोजेक्शंस। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया। 5 के बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बताने जा रहा हूँ। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, कह रहा है a प्लस बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, एंड परपेंडिकुलर टू एंड a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो बताइए ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में क्या रिलेशन है। तो बताया था अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए 0। तो इससे देखिए, इससे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा ए डॉट बी बनेगा, इसके साथ डॉट लगेगा तो, और इसके साथ डॉट लगेगा तो बनेगा बी डॉट बी बराबर 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट बी क्या होगा बी इंटू कॉस ऑफ, और बी और बी के बीच एंगल 0 डिग्री आएगा ना,
एक ही वेक्टर का उसी के साथ एंगल, जीरो नहीं आएगा, ये वेक्टर ए है और इसका इसी से एंगल बताइए, तो वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो जीरो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बी इस बी को कैंसिल आउट कर देगा बिकॉज ऑफ इधर जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आने वाला है मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा, ए कॉस थीटा बराबर माइनस बी इधर में, क्योंकि कॉस 0 1 हो जाएगा और ये बी इधर तो माइनस बी बन जाएगा। यहाँ देखिए ये बी परपेंडिकुलर है तो इसका भी डॉट डॉट क्या आएगा 0, तो फिर ए डॉट ए करेंगे, तो ए डॉट ए क्या बनेगा, ए इंटू कॉस ऑफ 0, फिर इसका इसके साथ ये बनेगा 2 बी डॉट ए, ये बनेगा बी ए कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ए कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, ए कॉस थीटा इक्वल्स टू, अच्छा ये 0 है ना, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -2b, ये कॉस थीटा है ना, तो ये बन जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, b अपान ए आएगी, अब इस कॉस थीटा उठा के यहाँ रख दो, तो बनेगा a माइनस बराबर -2b कॉस राइज माइनस बी अपान ए, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा और इसको इधर भेजेंगे, तो बनेगा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो इसको अंडरूट लगाएंगे तो क्या बनेगा, a बराबर √2b, मिल गया आपको आंसर्स। तो ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 8 कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, बी पार्ट कह रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, सी पार्ट ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दिस। तो देखिए क्या है, एक वेक्टर है ए और ये वाला एंगल थीटा है, तो कोई पूछे इसका कंपोनेंट इसे बताइए, तो अगर ये कंपोनेंट ए एक्स है तो क्या आएगा, ए कॉस आएगा, तो कंपोनेंट इज दिस वन, ए कॉस थीटा, कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा। और आपको पता है जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा यहाँ से इसके यहाँ भेज दीजिए हो जाएगा, और कॉस थीटा को आप जानते हैं ये हमेशा 1 और -1 के बीच में लगता है, मतलब आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसके जगह पर आप इसको रख सकते हैं, तो रख दीजिए, तो बन गया ax अपान a, अब ए इधर भेजिए, इधर भेजिए, तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब जो कंपोनेंट होगा वो a से कम होगा और -a से बड़ा होगा। इसका मतलब कि जो भी कंपोनेंट होता है वो इस a से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए पार्ट ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड गलत कह रहा है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, इक्वालिटी लगी हुई ना। बी पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड गलत कह रहा है, ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकता। सी पार्ट ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड गलत कह रहा है, कभी कभी कम भी होता है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एलएमएनआर डायरेक्शन कोसाइन देन, तो आपको पता होगा कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, तो एक रिलेशन होल्ड करता है, ये मैं आपको वेक्टर में बता चुका हूँ, ये रिलेशन होल्ड करता है, बता चुका हूँ। तो अगर एल डायरेक्शन कोसाइन है, एम भी डायरेक्शन कोसाइन है और एन जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कॉस अल्फा को एल बोल रहा है, कॉस बीटा को एम बोल रहा है और कॉस गामा को एन बोल रहा है, तो होल्ड कर जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, गिवन थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन ए कैप क्रॉस बी कैप। अच्छा क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में कह रहा है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए, एक वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर, तो देखो अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इस पे पैरेललोग्राम बनाया जाएगा, ध्यान रखो पैरेललोग्राम बनाया जाता है। अच्छा इसके अलावा भी ऐसे देखो, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कब? ये एडिशन का फॉर्मूला है, एडिशन का। और सब्ट्रैक्शन का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का होता है आर, ये r1 लिख लो, r2 लिख लो, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab cos थीटा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो अगर थीटा 90 हो जाए, 90 यहाँ रखोगे तो cos 90 जीरो होता है, जब cos 90 जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया, तो R1 इसके बराबर हो गया, और जब यहाँ थीटा 90 रखोगे तो फिर ये जीरो हो गया R2। चूंकि ये और ये आपस में बराबर है तो प्रूफ करता है कि R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसके बाद 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आता है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी आर नॉन जीरो, देन 25 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर, और कह रहा है कि ए प्लस, तो क्वेश्चन में है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू निकाला जो कि आएगा -b प्लस सी, इसको इधर भेज दिया तो आ गया इतना। अच्छा ये एरो रहा है या फिर ऐसे बना दे, बात एक ही है। अब इसको उठा के मैंने क्या किया, इस ए की जगह पे रख दिया, तो कितना आएगा -b प्लस सी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अच्छा इसमें भी क्या करेंगे, ए की जगह पे प्लेस कर दीजिए सी, और ये बनेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला माइनस बराबर एक्स। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -b डॉट बी। अच्छा b डॉट बी, ये आप अलग से प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये होता है कि कहीं भी अगर ऐसा हो कि वेक्टर a डॉट ए, तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर। द मेजर प्रॉपर्टी आप याद करना होगा, a डॉट ए बराबर a स्क्वायर होता है। और कैसे होता है, देखिए वेक्टर a और a के बीच में क्या होता है, जीरो। क्या लिखेंगे, a इंटू ए इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1, a इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पाइए ये लिखेंगे, तो b डॉट बी है, तो b डॉट बी क्या बनेगा, b स्क्वायर, तो बनेगा -b स्क्वायर। और ये c डॉट बी, इसको ऐसे रख दीजिए c डॉट बी, ये बनेगा b डॉट सी, इसको -c डॉट बी, और ये c डॉट सी अगेन c स्क्वायर बराबर x। अच्छा यहाँ देखिए ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, बच गया इतना। अच्छा b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर c स्क्वायर, और इसको अगर माइनस यहाँ से निकालोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, -c डॉट बी बराबर x लिख सकते हैं। अच्छा जो c डॉट बी है इसको लिख सकते हैं bc cos थीटा, bc cos थीटा, bc cos थीटा लिख सकते हैं, ये बन गया x। अब हमें बात करनी है इसकी, तो मैं ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए इसे हटा देता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ टर्म्स है जो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जैसे इसकी, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अच्छा देखिए अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, x की मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए, अच्छा ये माइनस साइन है, ये जितनी क्वांटिटी निगेटिव होगी, ये माइनस है ना, तो ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी पूरी वैल्यू घटेगी क्योंकि आगे माइनस है। तो इस पूरी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये कॉस्ट का क्या होगा -1, क्योंकि जब ये -1 होगा तभी तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे इस x की मिनिमम वैल्यू तब क्या लिखेंगे, -b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये कॉस्ट को माइनस में रख दीजिए तो बनेगा b इंटू सी, बन गया। अच्छा b भी मैग्नीट्यूड, c भी मैग्नीट्यूड, b भी मैग्नीट्यूड, c भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि b c मैग्नीट्यूड है तो पूरी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, और आगे माइनस साइन है, इसका मतलब x मिनिमम क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करना होगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अच्छा इस x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी जितनी कम होगी, इस माइनस की वजह से वैल्यू उतनी बढ़ने लगेगी। इस क्वांटिटी की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब ये कॉस्ट ऑफ 1 होगा, क्योंकि तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस कॉस्ट को 1 कर दिया, तो x मैक्स वैल्यू क्या आएगी, -b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc आएगा। अब इसमें देखिए मैं बताता हूँ, अच्छा b प्लस सी की वैल्यू हमेशा bc से ज़्यादा होती है, ये टर्म्स है, b प्लस सी की वैल्यू हमेशा bc से ज़्यादा होती है। कैसे,
ये आप ऐसे देख सकते हैं, b माइनस सी का जो होल स्क्वायर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, समझ सकते हो, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc। मतलब ये वैल्यू हमेशा 2bc ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, bc भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, आगे माइनस लगा हुआ है, लेकिन bc की वैल्यू 2bc से ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर 2bc से ज़्यादा है तो 2bc माइनस bc bc बन गया, b भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई और आगे माइनस है। इसका मतलब x मैक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव, और x मीन की भी नेगेटिव होगी। मतलब जो x क्वांटिटी है वो उसकी मीनो भी नेगेटिव है और मैक्स भी नेगेटिव है। इसका मतलब x में से क्या है, नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूँ x इज ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप, और कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है a कैप है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। 1 होने का मतलब क्या हुआ कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 यूनिट वेक्टर की वजह से लिख दिया, मैग्नीट्यूड 1 कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप। ये जो वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो बनेगा 4a1 माइनस 3a2 और डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, डॉट प्रोडक्ट किया 0 कर दिया। अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दीजिए, a1 a2 की वैल्यू आपको आ जाएगी। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस करिए, तो यहाँ से a1 कितना आएगा, a1 आएगा 3/4 a2, उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो a1 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर मतलब 9/16 a2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा a2 का स्क्वायर बराबर 1, इसको इधर भेजिए, फिर इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा 25/16 a2 स्क्वायर बराबर 1। इससे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे a2 का स्क्वायर आएगा 16/25। तो कोई पूछे a2 कितना आएगा, तो a2 इज प्लस माइनस 4/5 आ गया a2। अब कोई पूछे a1 कितना आएगा, a1 तो a1 क्या है 3/4 a2, तो 3/4 और a2 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 4/5, तो कट जाएगा, आगे प्लस माइनस तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3/5। मिल गया आपका आंसर, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 7 है, कह रहा है कि ए वेक्टर है ax i कैप ay j कैप, मतलब x में उसका ax है, y में क्या है इसका ay है, ये x एक्सिस है y एक्सिस है। कह रहा है क्वेश्चन में resolve the vector along and perpendicular to the line which make a 60 degree with x axis। इस x axis से 60 डिग्री का बना रहा है, मतलब ये x डैक्स है और y डैश उसने ऐसे बना लिया। कह रहा है कि इस दोनों को इसके along आप कंपोनेंट करिए, ठीक है, मतलब इस नए कोऑर्डिनेट फॉर्म में उसको, इस नए कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया ब्लू लाइन से, x डैश लिख दिया, और इसको मैंने इससे दिखा दिया y डैश लिख दिया। तो अब आप क्या लिखेंगे, अच्छा ये 60 तो कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 60, इसको आगे कर बढ़ा दीजिए, ये कितना आएगा 30। अब आपको कोई पूछे कि ax डैश बताइए, ax डैश इसके अलॉन्ग लिखिए, तो फिर इसका इस पे कंपोनेंट कितना लिखेंगे ax cos 60 और इसका इस पे कंपोनेंट ay cos 30 डिग्री, आई कैप डैश लिख लेंगे, प्लस अब इधर लिखना कंपोनेंट, तो ए वाई का कंपोनेंट, ये क्या बनेगा ए वाई cos 60 और इसका कंपोनेंट इधर लिखेंगे माइनस ए एक्स cos 30 डिग्री जे कैप डैश। हो गया कंपोनेंट्स। तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार आप वीडियो थ्योरी लेक्चर देखिए, एकदम समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसका इस डायरेक्शन में नेट कंपोनेंट लिखा जे कैप के साथ और इधर लिखा नेट कंपोनेंट आई कैप के साथ। हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूँ जो एग्जाम्पल से।
21 में कह रहा है देखिए कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कह रहा है फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द लाइन। कह रहा है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कंपोनेंट बताइए। कह रहा है कि इसका इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर कंपोनेंट के एक सिंपल मतलब होता है, बता रहा हूँ डिफॉल्ट केस का मतलब क्या है। इस वेक्टर का इधर कितना कंपोनेंट आ रहा है उसको इस डायरेक्शन में वेक्टर की तरह से लिखिए। तो पहले कंपोनेंट निकालेंगे और उसके बाद इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्योंकि बताया हो ना किसी वेक्टर को लिखना हो तो आप क्या करते हो, अगर वेक्टर मान लीजिए आपको ए लिखना है तो ये बराबर क्या आएगा ए इंटू ए कैप, तो आ गया आंसर ए वेक्टर और ए इंटू ए कैप। इसका हेल्प लेंगे तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट इधर लिखेंगे। तो जो भी का कंपोनेंट बनेगा एल के अलॉन्ग वो ये बनेगा ना भी वेक्टर डॉट एल कैप। तो क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 1 3 बनेगा, ये 2 और माइनस 2 बनाएगा और ये 3 प्लस 3 बनाएगा एंड डिवाइड बाई √3। तो 3 3 6 में से 2 हटा दो, ये क्या बनेगा 4/√3। इसका मतलब इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 4/√3। उसको इस मैग्नीट्यूड को इसके डायरेक्शन में वेक्टर की तरह से लिखिए। तो क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है जो कि ए की तरफ से रोल प्ले कर रहा है तो इसमें भी क्या लिखेंगे 4/√3 और ए क्या है यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन का, इसके डायरेक्शन का। क्योंकि इसके डायरेक्शन में वेक्टर लिखना तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। तो दिस वन इज द आंसर। ओके, तो इतने डाउट्स आपने पूछे थे। इसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो फिर अब मुझे आप मैसेज करिए कि आपको जूम पे आना है, तो मैं अब जूम लेक्चर पे आके आपको बता दूंगा कि डाउट क्या है। ठीक है।